नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आप और हम में आपका स्वागत है। मैं हूं फिरोज़ और आज मेरे साथ मौजूद है निर्मला शर्मा, जो कि राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन भामस की जयपुर जिला अध्यक्ष है और काफ़ी लंबे समय से चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और अपनी अभी जो वर्तमान में अपनी सेवाएं जो है वो जेके लोन अस्पताल में एज ए नर्सिंग सुपरवाइज़र दे रही हैं। मैडम, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। नमस्कार तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी लंबे समय से 30 साल हो गए आपको, जी। तो जब आप इस लाइन में आए थे हाँ जी। तो उस दौरान आपके पास और भी मौके आए होंगे हाँ जी। और जॉब में जाने का, या तो फिर आपने नर्सेज को ही क्यों चुना? देखिए, इसमें ये था कि इस लाइन में एक ये नोबेल प्रोफेशन इसको हम लोग मानते हैं कि इसमें सेवा भावी भावना जिसकी है वो इस प्रोफेशन में आए तो ज़्यादा थोड़ा ठीक कर पाएगा। नर्सिंग सेवाओं में गरीब भी है, अमीर भी है, हर तरह के लोग आते हैं। तो इसमें मन लगा के अगर अपन काम करें तो इसमें एक जो शांति, जो मानसिक शांति मिलती है, जो आत्मिक जो शांति मिलती है, वो इस हमारे प्रोफेशन में है। तो ये सब सोच करके मैंने इस प्रोफेशन को चुना। तो मैम, आपको 30 साल हो गए लगभग, जी तो हाँ। इस 30 साल के दौरान आपके पास कई ऐसे मौके भी आए होंगे जब आपने काफ़ी गंभीर किस्म के जो मरीज थे वो भी आपके सामने आए होंगे, तो उस वक्त आपको किस तरह का महसूस होता था? हाँ जी, बहुत बार ऐसा हुआ। 30 साल के करियर में बहुत कुछ इसमें देखा मैंने। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत गरीब कोई अपने बच्चे को, जैसे मैं जेके लोन में अपनी सेवाएं दे रही हूँ, शुरू से मैं जेके लोन में ही हूँ, तो वहाँ मैंने ये देखा है कि बहुत ऐसे कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास में कुछ होता नहीं है, काफ़ी पुअर, काफ़ी गरीब फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए जैसे एक बार भी मेडिसिन के लिए पैसा नहीं है या बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको नॉलेज ज्ञान नहीं है और नहीं पता कि कहाँ क्या जांच होनी है, नहीं पता कि कहाँ से दवाई लानी है। तो उस वक्त हमारा थोड़ा सा ये एक होता है कि भाई इसको कैसे भी करके एक शुरू में जैसे उसकी सिचुएशन को देखते हुए किस तरीके से अपन मैनेज कर लें और उसकी हमारी थोड़ी सी कोशिश से उस बच्चे की एक मतलब कोई ऐसी हानि उसके साथ में ना हो पाए, ज़िंदगी हम उसकी पूरे तरीके से उसको उभार लें। आप नर्सेज कर्मचारी हैं, नर्सेज के काफ़ी लंबे समय से मांगे भी आ रही हैं कि कई बार, हालांकि जो डॉक्टर लोग हैं वो तो आंदोलन कर देते हैं, लेकिन हाँ जो जी। जो नर्सेज है वो आंदोलन से दूर रहते हैं और जी अपनी हाँ। मांगों के लिए मांग भी अपनी करते हैं, लेकिन हाँ जी। और अपनी ड्यूटी है वो निभाते हैं पूरी तरीके से। हाँ जी। तो उसको लेकर आपको जो क्या कहेंगे आप? देखिए सर, इसमें मेरा यही मानना है कि मांगे मानने का तरीका सबका अपना अपना होता है। अब हम तो जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं या अस्पताल में जैसे हमारी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो इमरजेंसी सर्विस में हम लोग, आवश्यक सेवाओं में हम लोग आते हैं। तो उसमें हम लोगों का हड़ताल में जाना और छोटी छोटी चीज़ के लिए हम बाहर निकलना, काम छोड़ना, वार्ड छोड़ना, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा और उसमें एक बहुत गलत जो संदेश है वो समाज में जाएगा। तो कोशिश यही रहती है कि अपनी मांगे थोड़ा सरकार से बात करके और तरीके से निकाल लें। मैडम, भ्रूण हत्या की बात करते हैं, जिससे हम तो भ्रूण हत्या के लिए भी आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हैं, उसको जी। रोकने के लिए लोगों जी। को जी। इसके प्रति अब अवेयर करने के लिए आप काफ़ी अभियान चला रही हैं। जी तो हाँ। मैडम, ये आप कब से कर पा रही हैं फिलहाल? ये पिछले 4-5 साल से मैं इस चीज़ को कर रही हूँ, पिछले 4-5 साल से देख रही हूँ। इसमें सरकार भी काफ़ी कुछ कर रही है और ये एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी होती है और इसमें थोड़ा सा पब्लिक को भी अवेयर होना होगा। हम लोग भी जैसे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस वगैरह करते रहते हैं, तो उसमें हम लोग यही इसी चीज़ का एक एजुकेशन देते हैं कि भाई आप इस चीज़ को ना देखें। आज के टाइम में समानता का, लड़का हो चाहे लड़की हो, सब एक समान है और ये भ्रूण हत्या का जो है इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें। निर्मला जी, आप हेल्थ एजुकेशन पर भी काम कर रही हैं काफ़ी, जी हाँ। तो ये जो हेल्थ एजुकेशन में से कौन कौन से सेक्टर हैं या कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आप अपने कामों को अंजाम दे पा रहे हैं? हाँ जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन में, वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है और ये जो बीमारियाँ, गंभीर बीमारियाँ, उनके लिए लोगों को अवेयर करना, उसमें उनको उनको हेल्थ एजुकेशन ये देना कि आप टाइम से वैक्सीनेशन करवाएं। हॉस्पिटल में, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ये सब सुविधा दी हुई है सरकार की तरफ से, तो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। सरकार की जो नीतियां हैं उनका फ़ायदा उठाएं और जो भी सुविधा सरकार ने प्रदान करी हुई है, तो उसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा लें। मैडम, आप लंबे समय से जेके में कार्यरत हैं और
इस दौरान जो है आपके सामने कई ऐसे वाक़ये भी आए होंगे जब कोई मरीज़ आया होगा, बहुत गरीब है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, हालाँकि हाँ इलाज जी। या फ्री है, हाँ जी। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है हाँ जी। और वो उसके पास नहीं थी। तो उस दौरान आपने उसकी किस तरह से उसकी मदद की आपने? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि वैसे अभी सरकार ने बहुत सी मेडिसिन है जो प्रोवाइड करवा रखी हैं। सुविधा जांचों की हो चाहे दवाई की हो, वो करीब करीब सारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। उसके लिए कोई पैसा नहीं है, उसके लिए कोई फंड देना नहीं है, उसके लिए कोई खर्चा नहीं है। पर फिर भी इमरजेंसी ड्रग्स कभी ऐसी है कि उसी वक्त हमको बच्चे के लिए करनी होती है, तो हमने एक कुछ फंड हम अपना 2-4-5 लोगों का एक हमने इकट्ठे करके 2-4-5 लोग मिल करके थोड़ा सा पैसा हम एक फंड जुटा करके और उसमें से हम थोड़ा सा काम में ले लेते हैं कि कोई बच्चा पुअर है, गरीब है और उसको नहीं अभी कोई वो कर पा रहे उसके पेरेंट्स, तो उसके लिए हम उस फंड में से निकाल करके और मेडिसिन मंगा लेते हैं। और मेडिसिन कोई उसकी वजह से बच्चे की जान को कोई नुकसान नहीं होता कि मेडिसिन की दवाई की कमी से बच्चे को कोई हानि हो रही हो, ऐसा हम नहीं होने देते हैं। आप जेके लोन में कार्यरत हैं और हमारे भी देखने में आया कि कई बार यहाँ पर ऐसे क्रिटिकल मामले सामने आए हैं जैसे कि चाइल्ड रेप के मामले हों, जी हाँ। तो उस दौरान जब आप उस मरीज तक पहुँचते हैं जिसके साथ ये रेप जिसे घिनौना कार्य हुआ है, जी हाँ। तो उस वक्त आप कहाँ तक आपको मतलब एक मानसिक तौर पे आप कहाँ तक अपने आप को वो मानते हैं, मजबूत मानते हैं? कि इसमें ऐसा है कि ऐसा इन दिनों में बहुत पिछले साल से ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले इस तरीके के केस कम आते थे पर काफ़ी कम आते थे। इन दिनों में ये फ्रीक्वेंटली हर महीने में 1 या 2 बच्ची आ जाती हैं। देखते हैं तो बहुत अंदर तक हम लोग खुद हमारी आत्मा ऐसी हो जाती है कि अब ईश्वर इसके साथ में बच्ची को हम किस तरीके से क्या इसके लिए करें जो आगे जाके ये इसकी ज़िंदगी सही तरीके से निकल जाए बच्ची की। और पूरी तरीके से हम फिर हमारे अस्पताल प्रशासन में हमारे जो एमएस हैं, हम इतना कुछ कर रखा उन बच्चों के लिए आने के साथ में ही उसको पूरी सुविधा हम प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए सारी सुविधा सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, खाने की है, पीने की है, मेडिसिन की है, उसके पेरेंट्स के, उसके घर वालों के रहने के लिए है या जो भी है कोटेज वगैरह सारा प्रोवाइड करवाना, वो हम सब कुछ उसी टाइम जैसी बच्ची आती है सारा कुछ हम तुरंत कर लेते हैं। और बाकी तो उसकी सर्जरी वगैरह जो है वो होती है, पर ऐसा देखते हैं तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। और सबसे जो मेन वो है कि भाई अब इसके लिए अपन हर तरीके से तन मन से इसकी सेवा करें और बच्ची को अपने पुरानी स्थिति में हम लाके छोड़ें। नर्सिंग कर्मचारी और डॉक्टर जी दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया गया है जी हाँ। कि उनके बिना डॉक्टर अधूरा है और डॉक्टर के बिना नर्स अधूरा है। जी हाँ। तो आप इस चीज़ को कितना मानती हैं और जो है आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। ये आपका कहना एक हद तक बिल्कुल सही है। इसमें ऐसा है कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ एक दूसरे की कड़ी है। ये एक टीम वर्क है। एक टीम मिलकर के ही एक पेशेंट को केयर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और इसमें जो है डॉक्टर का रोल हो चाहे नर्सिंग स्टाफ का हो, इक्वल रोल होता है। और उनका अपना अलग काम है, हमारा अपना अलग काम है, पर हाँ, हम लोग मिलकर के ही काम कर सकते हैं और पेशेंट केयर कर सकते हैं। मैम कई बार ये देखने में आता है कि कई बार जो है मरीज के परिजनों के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा आपस में या जो स्टाफ है अन्य उनके जरिए झगड़े हो जाते हैं आपस के अंदर और उसके बाद काफ़ी हंगामा मचता है, तो उसको जी हाँ। ऐसे केस शायद आपके पास भी आए होंगे। हाँ जी। तो ना उस दौरान आप लोग जो है अपना संयम जो है किस प्रकार रख पाते हैं संयम? सर, वो ऐसा कई बार हुआ है ऐसा और होता भी है। अब हॉस्पिटल जैसी जगह पर जो कोई भी आएगा तो वो उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होगी और उसको ये रहेगा कि भी कैसे भी करके मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। और दूसरी तरफ नर्सिंग स्टाफ की हो चाहे डॉक्टर्स की हो, एक तो कार्यभार इतना ज़्यादा है हॉस्पिटल में कि पेशेंट ज़्यादा होते हैं। नर्सिंग स्टाफ देखा जाए तो उतना नहीं हो पाता है, पर फिर भी अभी तक तो बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है स्टाफ की और ये चीज़ें आए दिन होती है। पर कोशिश ये रहती है कि इसको कैसे भी करके स्थिति को मैनेज करें। और अब इन दिनों में ऐसी कोई घटनाएं हो भी नहीं रही है, संयम तो सर रखना ही पड़ता है। चलिए मैडम, इस बातचीत को हम यहीं विराम देंगे और आपने हमारे लिए समय निकाला, आपके इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।